नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। तो आप सभी का अभिनंदन और स्नातक स्तर की आज जो हमने 106 क्लासेस कंप्लीट करके जो एक विराम लिया था, वो विराम बहुत लंबा हो गया था। आज उस विराम को हम जो है उस विराम को विराम देते हैं और 107 नंबर क्लास स्टार्ट करते हैं। और निबंध है एक रामचंद्र शुक्ल का, कविता क्या है। तो इसका उत्तर यही है कि कविता दिल की भावना, कविता मीत प्रतीत, कविता सावन की झड़ी, कविता प्रीत संगीत। कविता से समाज में बढ़ती है पहचान, और जो कविता समाज को भा जाए वही कविता महान। तो इन पंक्तियों के साथ हम रामचंद्र शुक्ल के एक निबंध कविता क्या है को प्रारंभ करते हैं। और इस निबंध में हम ये भी सीखेंगे कि प्रश्न कहां से आ सकता है, और अगर अवधारणात्मक प्रश्न आए तो हमें किन चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो हम आराम से चलेंगे, इस पूरे निबंध को 3 से 4 क्लास में या 5 क्लास में करेंगे, लेकिन उसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि हर क्लास में आपके 5 से 10 क्वेश्चन का कंटेंट आपको मिलेगा। और बुक्स वगैरह की आप सबको जानकारी है। अभी इस पुस्तक के अंदर हालांकि कविता क्या है निबंध बहुत अच्छे से दे रखा है, और इसमें एमसीक्यू जो है कविता क्या है उसके उत्तर नहीं है, उसके आंसर की नहीं लगी हुई है, तो उसके उत्तर हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दिए। ठीक है, ये दोनों बुक सेकंड ग्रेड के लिए हैं। ये बुक तो आ चुकी है बच्चों के पास, और ये बुक भी अब बहुत जल्द आ जाएगी। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं मां सरस्वती का नाम लेकर, वंदे वाणी विनायको। कविता क्या है। आराम से, अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आपके पास जो भी पीडीएफ वगैरह है या ये किताब है, तो इसमें लिखा हुआ है वही एज इट इज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो मेरा लेट करने का उद्देश्य भी यही था, ताकि स्टूडेंट्स तक जो है वो ये किताब पहुंच जाए, ताकि उनके पास कंटेंट पहुंच जाए। अगर आपने अब तक नहीं ली है तो इस किताब को जरूर परचेज करें, ताकि जल्द से जल्द आप पढ़ सको। चलिए, मनुष्य अपने भावों, विचारों और व्यापारों के लिए, व्यापारों का मतलब यहां क्या हो गया, व्यापारों का मतलब हो गया क्रियाकलाप। व्यापारों का क्या मतलब हो गया, क्रियाकलाप। कि मनुष्य अपने भावों, विचारों और क्रियाकलाप के लिए दिए दूसरों के भावों, विचारों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता है। यानी किसी से वो अपनी भावनाएं जोड़ता है, किसी से अपना जो है मतलब अपनी बात को मनवाता है, किसी की बात मानता है, अपने भावों और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता है, तो कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है। और इसी को जीना कहते हैं। जिंदगी यही है, जिंदगी में खट्टा मीठा, वो कहता है ना कि सुख दुख, या कभी अप कभी डाउन, ये जीवन में चलता रहता है। कभी हम किसी से हंसकर बोलते हैं, कभी थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, फिर वापस उससे जो है हम मेल मुलाकात बढ़ाते हैं। तो इसी को जीना कहते हैं। जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है। और ये जो सारे क्रियाकलाप, जो सारे व्यापार हैं, जो सारी एक्टिविटीज हैं, ये जहां चलती रहती है उसको क्या कहते हैं, वो रूपात्मक क्षेत्र, यानी वो एक दिखने वाला क्षेत्र, वो रूप, उस रूप को क्या कहा गया है, उस रूप को क्या कहा गया। तो वो रूपात्मक क्षेत्र में ये जो व्यवसाय जहां चलता रहता है उसका नाम है जगत, उसका नाम है सृष्टि। ये जगत, ये सृष्टि, इसी में ये सब कुछ क्रियाकलाप वगैरह चलते रहते हैं। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावनाओं को ऊपर किए इस क्षेत्र से नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम या हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। यहां पर कहा गया है, यहां पर क्या कहने का प्रयास किया गया है, ध्यान से समझिए, एक एक चीज क्लियर करवाता चलूंगा। यह कहा गया कि जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावनाओं को ऊपर किए, यानी जब तक कोई व्यक्ति एक तरह से, अगर मैं कहूं, अपनी अलग सत्ता माने, यानी अपने आप को संसार से अलग माने। अच्छा, संसार से अलग कैसे माने, अपने आप को इस संसार के मूलभूत, इस मौलिक रूप से अपने आप को अलग माने, जो संसार का मौलिक रूप है। संसार का मौलिक रूप क्या है सर? संसार का मौलिक रूप जो हमें गांव में दिखाई देता है, जहां पे दिखावा नहीं होता, जहां पे एकदम सब घर वाले सदस्य एक साथ बैठते हैं, जहां पर हंसी मजाक, जहां पर उनका रहना, जिसे शहरों के लोग जिसे ऑकवर्ड बोल देते हैं, भद्दापन बोल देते हैं, लेकिन असल में वो हमारी मौलिकता है, वो भद्दापन नहीं, वो हमारे संस्कार हैं। नीचे बैठकर खाना, है ना, हाथ से खाना, है ना, क्योंकि शहरों में तो चम्मच से खाना, हाथ यहाँ नैपकिन वगैरह लगा के चम्मच से, इस तरह से आप देखते ही हो होटल्स वगैरह में देखते ही हो आप। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावनाओं को ऊपर की, यानी अगर मैं इसे आज की लैंग्वेज में अगर बात करूं, जब तक कोई अपने आप को, अपने ईगो को ऊपर रखेगा,
अपने ईगो को ऊपर रखेगा। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावनाओं को ऊपर किए हुए या ऊपर रखे हुए इस क्षेत्र से नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता है कि भाई इसमें मेरा क्या लाभ है, मेरी क्या हानि है, इसमें मेरा सुख क्या है, मेरा दुख क्या है, इससे जब तक जोड़कर देखेगा, संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है, यानी तब तक उसका हृदय जो है वो मुक्त नहीं होता, वो बंधा हुआ रहता है, वो पीड़ा ही भोगता है, वो हर वक्त परेशान रहता है, हर वक्त कष्ट में महसूस करता है स्वयं को। इसीलिए आपको हृदय को मुक्त करना पड़ेगा इन रूपों और व्यापारों के सामने। जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर, यानी अब कभी कभार होता है कि हम अब जो है सारा ईगो खत्म हो गया, एकदम रिलैक्स माइंड है ना, अपने आप को एकदम जमीन से जुड़ा हुआ मानने लग गया, इन सब चीजों से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, एकदम मतलब एकदम गांव के धरातल से जब जुड़ जाता है, या इस सृष्टि के, इस जगत के, इस जगत की सृष्टि के मौलिक रूप से जब जुड़ जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। तब वह क्या हो जाता है? मुक्त हृदय हो जाता है, यानी अपने पराये का भेद मिट जाता है, दूसरों के दर्द, दूसरों की पीड़ा, दूसरों के कष्ट को वो अपने कष्ट समझने लगता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो उसे बोला जाता है कि ये तो सामाजिक, जो समाज सेवी आदमी है ना। यानी समाज सेवी क्या होता है? असल में आज तो अवधारणा बदल गई है। समाज सेवी वो होता है जो समाज के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, जो केवल अपने सुख दुख तक सीमित न रहे, जिसका क्षेत्र असीमित हो जाता है, जिसका क्षेत्र एक संकुचित दायरे से बाहर निकलकर विस्तृत हो जाता है, वो दायरे की बात की जा रही है। तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान, आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार हम आत्मा की मुक्तावस्था, जब आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं, ईश्वर से मिलना चाहते हैं, हम जब ईश्वर प्राप्ति चाहते हैं तो हम ज्ञान के बल पर चाहते हैं, तब हम क्या मानते हैं? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की जब मुक्तावस्था, जब हृदय अपने पराये के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो हृदय की जो मुक्तावस्था होती है वो रस दशा कहलाती है, क्योंकि उसमें आनंद आने लगता है। रस का मतलब होता है आनंद, उसमें रस आने लगता है, मतलब आनंद आने लगता है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आप जब भी किसी समाज में, स्कूल में, मोहल्ले में, गली में, गांव में, कहीं पर भी XYZ, जब भी आप कभी किसी की हेल्प करते हो और वो जब मुस्कुराकर चला जाता है, वो मुस्कुराकर न जाने कितनी दुआएं आपको दे जाता है, उस वक्त आपके हृदय को जो सुकून, जो आनंद, जो रस महसूस होता है, उस रस की कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। वो अलौकिक मानता है, वो लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है। उस आनंद की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जब हृदय की यह मुक्तावस्था ही रस दशा कहलाती है। और ये जो हृदय की मुक्तावस्था की जो प्रोसेस चला है, हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, इस हृदय की मुक्तावस्था के लिए जो मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान, यानी शब्दों का निर्माण, शब्द विधान मतलब जो कविता रचना करते आई है, उसे ही क्या कहते हैं? शब्द विधान करना मतलब शब्दों को जोड़ना, छंदबद्ध करना, है ना, मुक्त छंद करना, जो भी कविता का है, तो उसे ही हम कविता कहते हैं। वही चीज क्या है? कविता है। इसी साधना को हम भावयोग कहते हैं। इसी को आप कविता कह सकते हो। और ये जो कविता करने की जो साधना है, जो एक तपस्या है, इसको हम कह सकते हैं भाव योग। और ये भाव योग जो है, ये असल में देखा जाए, ये भाव योग जो है, ये भाव योग कर्म योग और ज्ञान योग के समकक्ष होता है। यानी भाव योग अपने आप में उतना ही कीमती है जितना कर्म कीमती है, जितना ज्ञान कीमती है। संसार में अगर बुद्धि का महत्व है, अगर दिमाग का महत्व है, तो हृदय का भी उतना ही महत्व समझा जाता है। अगर बात करते हैं आगे कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। यहां क्या कहना चाह रहा है कि कविता क्या है? तो कविता दिल की भावना, कविता मीत प्रतीत हमने बोला। तो कविता कैसे बनती है? कविता कैसे बनती है? जब आंसू बन जाते हैं शब्दों के परिंदे, मतलब शब्द विधान हो जाता है। जब आंसू बन जाते हैं शब्दों के परिंदे, तो उनकी उड़ान की कोई सीमा नहीं रहती, क्योंकि आंसू जब शब्दों के माध्यम से जब कवि उन्हें उकेरना प्रारंभ करता है,
तो उनके कोई बंधन नहीं होते। जब आंसू बन जाते हैं शब्दों के परिंदे, परिंदों के लिए आकाश की कोई सीमा थोड़ी है, जब आंसू बन जाते हैं शब्दों के परिंदे, उनकी उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, और जहां उतरते हैं ये परिंदे, कविता अपने आप बन जाती है। ठीक वैसे ही मनुष्य के हृदय का स्वार्थ संबंधों के जब संकुचित मंडल से ऊपर उठकर जब वो लोक सामान्य भूमि पर, क्या कहा गया है, लोक सामान्य भूमि पर ले जाती है, जहां जगत की विभिन्न गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है, इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ समय के लिए अपना पता नहीं रहता। ये कौन सी स्थिति होती है? आपने पढ़ा होगा, हमारे फर्स्ट ग्रेड में टॉपिक लगता है साधारणीकरण। साधारणीकरण क्या होता है? साधारणीकरण का मतलब होता है अपने पराये के बंधन से मुक्त हो जाना। बोला सर कैसे हो जाना? अपने पराये के बंधन से मुक्त इस प्रकार से हो जाना, सपोज दैट आपके सामने कोई बाल कृष्ण लीला चल रही है, माँ यशोदा कृष्ण के मुख को खोल कर कह रही है, दिखा तूने माँ मिट्टी खाई है। जैसे ही कृष्ण ने मुख खोला, माँ एकदम अचंभित रह गई, है ना, और देखती रह गई, और फिर मतलब कुछ बोल, है ना, कुछ बोल न सकी, कुछ हिल न सकी, बस मतलब एकदम देखकर खो गई, और इस तरह का वर्णन चल रहा है। या फिर मान लो यशोदा माता ने कृष्ण को पहले तो डांटा, फिर कृष्ण को गले लगाया। उस दृश्य को देखकर सामने बैठी महिलाएं, जो माताएं बहनें हैं, वो भी भाव विभोर हो गई, यानी उनमें साधारणीकरण की अवस्था आ गई, है ना। यानी वो अपने आप को यशोदा माता महसूस कर रही है, उधर यशोदा रो रही है, इधर ये माताएं बहनें रो रही है, क्योंकि वो अपने आप को अब साधारण स्त्री नहीं समझ रही, वो अपने आप को यशोदा और उस कृष्ण को अपना बालक समझ रही है। ये साधारणीकरण की अवस्था होती है। तो इसमें मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार जब होता है, इस भूमि पर जब पहुंच जाता है, मतलब साधारणीकरण की अवस्था में जब मनुष्य पहुंच जाता है, तो कुछ समय के लिए वो अपना पता नहीं रहता, वो सुध बुध खो जाता है। हम अक्सर पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं कि है ना, वल्लभाचार्य जी जो हैं वो अष्टछाप के कवि में, किस कवि की, कृष्णदास था, गोविंद स्वामी था, परमानंद दास, परमानंद दास के पदों को सुनकर कुछ दिनों तक अपनी सुध बुध जो है खोए हुए घूमते रहे, इधर उधर घूमते रहे। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो एकदम अपने पराये के बंधन से मुक्त होकर बस रम गए थे उन पदों के अंदर। इसीलिए अपना ज्ञान नहीं रहता है, वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति होती है या हो सकती है, वो अपने आप को समाज में, लोक सत्ता में अपने आप को जो है मिला देता है। मतलब जिस प्रकार से नमक पानी में घुल जाता है और नमक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार वो अपने आप को खोकर जो है अपना जो स्व है वो खो देता है, बस वो परार्थ के लिए ही जीना प्रारंभ कर देता है। इस अनुभूति योग को, ये अनुभूति योग, इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध, जब भी रागात्मक संबंध आते हैं तो मैं प्रेम परक संबंध, जहां पर जो है प्रेम ही प्रेम होता है, ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाएं नहीं होती है, प्रकृति के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। जिस प्रकार ये जगत रूपात्मक है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए कि इस जहां पर ये क्रियाकलाप, व्यापार, सुख दुख भाव वगैरह सब कुछ जो होते हैं, उस रूपात्मक क्षेत्र को ही हम जगत या सृष्टि कहते हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार ये जगत अनेक रूपात्मक है, यानी इसमें अनेक तरह तरह के रूप आपको देखने को मिलेंगे। कहता है ना कि इस तुलसी इस संसार में भांति भांति के, वैसे संसार में भिन्न भिन्न आपको सब कुछ देखने को मिलता है। आपको अच्छा भी देखने को मिलता है, बुरा भी देखने को मिलता है। आपको यहाँ श्रवण भी मिलेगा, यहाँ रावण भी मिलेगा, यहाँ कंस भी मिलेगा। आपको हर तरह का व्यक्तित्व यहाँ देखने को मिल सकता है। ये इसी जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय जो है वो भी अनेक भावात्मक है। इस संसार में जैसे अनेक रूप हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी अनेक भाव हैं, अनेक भाव देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्रकृत सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों और व्यापारी तथा तथ्यों के साथ हो जाए। मतलब प्रकृति का मतलब आदि रूप। जब हम ये सब कब होगा, ये सब कब होगा? उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है और इन अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जबकि इन सब का प्रकृति यानी आदि सामंजस्य जगत के भिन्न भिन्न रूपों, व्यापारों तथा या तथ्यों के साथ हो जाए। इन्हीं भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आ रही। ये सब कब होगा? जब हम प्रकृति के आदि रूप से वापस जाकर जुड़ जाते हैं। आदि रूप से जब जाकर जुड़ जाते हैं तब कविताएं बनती है, तब कविताएं लिखी जाती है, तब कवि सच्ची अनुभूति कर पाता है। तब कवि सच्ची अनुभूति करने के बाद कवि जो है
कविता का सृजन कर पाता है। जब तक हम प्रकृति के, जगत के, सृष्टि के मौलिक रूप से नहीं मुलाकात कर पाते हैं, जब तक हम हृदय के जो हृदय है वो भी अनेक भावात्मक, अनेक भाव जन्म लेते हैं उसके अंदर, तो जब तक उसमें सत्व गुण उदित नहीं होता है, सत्व गुण उदित नहीं होता है, तब तक हम जो है वो शुद्ध विशुद्ध अनुभव जो है या अनुभूति है वो नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज दैट एक बात है कि यशोदा माता कृष्ण की बाल लीला चल रही है और उसे देखकर स्त्रियां जो है वो भी रो रही है, वो अपने आप को यशोदा और कृष्ण समझ रही है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो देख रहे हैं, देखो ये कैसे कैसे है ना, बढ़िया एक्टिंग कर रही है। इसका मतलब वो अभी तक भी उसे यशोदा को जस्ट ए पात्र, एकमात्र सिर्फ एक नायिका समझ कर देख रहे हैं कि भाई ये एक पात्र है इस मंचन का और सिर्फ एक्टिंग कर रही है, यानी अभी तक उनमें साधारणीकरण नहीं हुआ। इसका मतलब उनके अभी तक जो है वो मूल भावों से जुड़े नहीं हैं। जब मूल भावों से नहीं जुड़े हैं तो उनके रजोगुण तमोगुण अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं, और जब तक ये समाप्त नहीं होंगे तो सत्वोद्रेकमय सत्वगुण उदित नहीं होता। जब तक सत्वगुण उदित नहीं होता तब तक शुद्ध भाव की जागृति नहीं होगी। जब तक शुद्ध भाव जागृत नहीं होंगे तब तक सच्ची अनुभूति नहीं होगी। जब तक सच्ची अनुभूति नहीं होगी तब तक कविता का सृजन नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, बहुत बढ़िया बात कही है यहां देखो कि जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से, लंबे समय से जिन व्यापारों से परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और शुद्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। यानी वे क्रियाकलाप, वे व्यापार, वे रूप जिनसे हम बहुत लंबे समय से परिचित हैं, है ना। जैसे मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं, जैसे रोटी चूर कर जीवना। आजकल आपको पता है कि रोटी चूर कर जीवने से अगर मान लो बड़े बड़े शहरों में की जाए तो कहते हैं कि ये बिल्कुल एकदम भद्दापन है, ये गंवार है, इस तरह की बात कर दी जाती है। लेकिन ये हमारा आदि रूप है, हम ऐसे ही खाना खाते आए हैं, ठीक है। माँ बच्चे को हाथ से खिला रही है, ये हमारा ऐसा ही जो हमारा मौलिकता यही है कि माँ बच्चे को हाथ से चूर कर खिलाती है और ऐसे निवाले बना कर रखती है। ये चिड़ी का निवाला है, ये ले खा ले, ये कौवे का निवाला है, ये मोर का निवाला, इस तरह से बच्चे को पटा पटा कर जो है खाना खिलाया जाता है। बच्चा नहीं खाता है। आजकल क्या हो रहा है, मोबाइल में कार्टून लगा दिया, मोगली लगा दिया और बच्चे को, बच्चा देख रहा है, उसके मुंह में ठूसे जा रहे हैं, उसको रस ही नहीं आ रहा है, उसको रस ही नहीं आ रहा है, वरना उसको बड़ा आनंद आता है। तो हम हमारे मौलिक रूप से दूर होते जा रहे हैं। हम वो चिड़ी, वो कौवा, उनको कौवा खिलाते हुए, ये नानी का निवाला, ये दादा, इस तरह से खिलाते हुए जो हम बच्चों को खाना नहीं खिला रहे, ये क्या है? ये हमारा मौलिक रूप था। हमने मोबाइल चला दिया, खाना खिला दिया, काम खत्म, ये तो मोबाइल ले ले, अब मैं मेरा काम कर। ये हम आदि युग से, जो आदिम युग है या जो आदिम चर्चा है या जो आदिम बातें हैं, जो उनसे हम दूर होते जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इसको लेकर कह रहे हैं कि जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से ही लुब्ध और शुद्ध होता जा रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। ध्यान रखना, ये अगर मान लो अवधारणा बनती है ना तो इस तरह से जरूर बनेगी। उन जो भी जिन रूपों और व्यापारों को सामने पाकर वह नर जीवन के आरंभ से लुब्ध शुद्ध है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और व्यापार कह सकते हैं। वो हमारे जीवन का मूल रूप है। इस विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और गूढ़ तथ्यों को भावों के विषय या आलम्बन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और मूल व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। यानी हम दिखावे की दुनिया में इतने आगे बढ़ आए हैं कि मूल रूप तो छिप गया है। आवरण पे आवरण, आवरण पे आवरण, आवरण पे आवरण इतना चढ़ गया है कि कवि को कविता करने के लिए उन आवरणों को पहले हटाकर उस मूल रूप तक पहुंचने का प्रयास करना पड़ता है। तब जाकर जो है एक नई कविता का सृजन होता है, तब तक नहीं होता। वन, पर्वत, नदी, नाले, निर्झर, कछार, चट्टान। यहां कछार के बाद एक शब्द और होगा, पट पर। पट पर यानी मैदान कहा जाता है। तो पट पर चट्टान, वृक्ष, लता, झाड़ी, फूस, शाखा, पशु, पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र, समुद्र, ऐसे ही चिर सहचर रूप हैं। खेत, ढुर्री, हल, झोंपड़े, चौपाए, ये सब हमारा आदि युग है, ये सब हमारा मौलिक रूप है ना। इत्यादि भी कुछ कम पुराने नहीं है, बिल्कुल ये कम पुराने नहीं है, है ना।
इसी प्रकार का बहना सूखे, देखो इसी प्रकार का जो है मान लो नदी या झरने का बहना, है ना, नदी या झरने का बहना, सूखे पत्तों का झड़ना, है ना। आपने नहीं पढ़ा वो सूखे पत्तों का झड़ना कि कल मैंने वसंत कैसे आया, कल मैंने जो है कैलेंडर में देखकर जाना कि अब वसंत ऋतु चल रहा है, मैं नहीं समझा कि सूखे हुए पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं ना। इस तरह की कविता 12वीं क्लास में लगती है। तो सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का गिरना, नदी का उमड़ना, मेह यानी बारिश का होना, मेह अपा मारवाड़ी में क्या मेह आ रही है, मेह मतलब बारिश वर्षा हो रही है, मेह का बरसना, कोहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छीनना झपटना, नदी या दलदल से बाह पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, मां बच्चे को हाथ से खिला रही है, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन सहचार्य है। और ये बिल्कुल सत्य है। देखो यहां से वापस, चाहे वन हो, चाहे पर्वत हो, नदी हो, नाले हो, झरने हो, गाय हो, भैंस हो, पशु हो, पक्षी हो, कृषि हो, आकाश हो, मेघ हो, नक्षत्र हो, इन सब चीजों से हमारा पुराना नाता रहा है। लोग बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि समय बदल गया, समय बदल गया। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं कि किस चीज का समय बदल गया, क्या समय बदल गया। जब संस्कारों को त्यागने की बात आती है तो तुम ये बोल देते हो कि संस्कार जो है समय बदल गया। कौन सा अब सूर्य पूर्व में कि पूर्व की बजाय पश्चिम से उदित होने स्टार्ट हो चुका है। कौन सा अब जो फसलें हैं वो धरती पर नहीं लगती, अब टाइल्स पर लगने लग गई है। कौन सा क्या बदल गया, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा का वैसा है। सिर्फ हमने एक आवरण दे दिया। गलत कार्य करने के लिए हमें एक ढाल की आवश्यकता थी और उस ढाल के रूप में हमने कोटेशन ले लिया कि अब समय बदल गया, आजकल ऐसा चलता नहीं है, आजकल ये फैशन है, ये कुछ हमने समय दे दिए। लेकिन इन सब का ये हमारे जीवन से वास्तविक संबंध है। और चाहे बारिश में आज बारिश का आनंद कहां लेते हैं लोग, है ना, नदियों का उमड़ना कहां देखते हैं लोग, है ना, छीनना झपटना अक्सर हम ये भी देखते आए हैं। अब चाहे इसे आप हास्य में लो कि हम जैसे कई बार कोई चीज को छीन लेते हैं किसी से, और कई बार हम देखते हैं कि लूट खसोट दलदल, है ना। अच्छा, बाह पकड़कर निकालना, नदी में कोई डूबते हुए को बाह से पकड़कर बाहर निकालना, यानी हेल्पफुल नेचर, है ना। हाथ, माँ का हाथ से खिलाना बच्चे को, लाड कोड करना, आग में झोंकना, गला काटना, ये इस तरह के अपराध भी, हम अपराधों से भी परिचित हैं, बहुत लंबे समय से ऐसे अपराध हम देखते आ रहे हैं। तो ऐसे व्यापारों का मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन संबंध रहा है। वो अलग अलग मतलब अलग अलग भावों के साथ अलग अलग क्रियाकलाप करता आया है। ऐसे आदिम रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति सुनिश्चित है। वासना का मतलब होता है आसक्ति। वासना का मतलब क्या होता है? आसक्ति। कि ऐसे आदिम रूपों और व्यापारों मतलब क्रियाकलाप, तो ऐसे जो आदिम रूप जो अभी आप पढ़ के आए और क्रियाकलाप जो भी मनुष्य के क्रियाकलाप हैं में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से, यानी लंबे समय से हम ये सारी चीजें वंशानुगत रूप से ग्रहण करते आ रहे हैं, लंबे प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति सुनिश्चित है। अतः इनके द्वारा जैसा रस परिपाक संभव है वैसा कल कारखाने। देखो बहुत बढ़िया बात कही है। अक्सर सर हमें कविता क्या है समझ नहीं आता। तुम लोग में वही समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि जब तक सतोगुण उदित नहीं होगा ना, तब तक आप रामचंद्र शुक्ल से साधारणीकरण नहीं कर पाओगे। जब तक साधारणीकरण नहीं कर पाओगे तब तक समझने में आपको दिक्कत होगी। ये इतनी देर बताया कि भाई हमारा जीवन से पशु पक्षी, है ना, पशु पक्षी, आकाश, मेघ, नक्षत्र और ये वृक्ष लता, चट्टान, कछार, नदी, नाले, झरने, इन सब का हमारे जीवन से पुराना संबंध है। और इनमें जो आनंद है ना, जैसा रस परिपाक संभव है, जैसा रस आता है, जैसा आनंद आता है, जैसा हर्ष अनुभव होता है, वैसा आपको कारखानों में, गोदामों में, स्टेशन में, है ना, स्टेशन इंजन, हवाई जहाज या ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालय के लिए चेक काटना। हाँ, जैसे कोई मान लो अनाथालय के लिए ना 1 लाख का चेक काट दिया और कहा कि ये लो अनाथालय में दे देना। मैं कह रहा हूं उसमें भी आनंद नहीं है, जबकि उस आनंद कहां है? अगर आप स्वयं जाओ और अनाथालय के अंदर उन बच्चों के साथ पूरा दिन बिताओ, उनके साथ खेलो, उनको अपने हाथ से खिलाओ। उन सब बच्चों जब आप हाथ से खिलाओगे तो उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाएगी, वो इतने भावुक हो जाएंगे। उस वक्त उनकी भावुकता देखकर आपके मन में जो हृदय, आपके मन में जो खुशी, अपार खुशी उत्पन्न होगी, उस खुशी या उस रस में जो आनंद है, या वो जो रस है, वो रस आपको
अनाथालय के लिए या वृद्धाश्रम के लिए चेक काटने में वो आपको खुशी नहीं होगी। बहुत बढ़िया बात कही है। सर्वस्व हरण को जाली दस्तावेज बनाना, मोटर की चरखी घुमाना या इंजन में कोयला झोंकना आदि व्यापारों द्वारा नहीं है। अगर आप लोग यहां कहना क्या चाह रहे हैं कि प्रकृति के मूलभूत रूप में, जो मूलभूत रूप में या मौलिक रूप में जो आनंद है वो आज दिखावटी दुनिया में जो आपको चीजें दिखाई दे रही उनमें आनंद नहीं है। जो आनंद शाम के समय 6 बजे बाद, जो आनंद शाम के समय अपने काका बाबा चाची मामी जो भी आपके परिवार के, जो संयुक्त परिवार में जो अलग अलग रह रहे हैं, उन सब के बच्चे एक ही दादी के घर या नानी के घर इकट्ठे होकर जो सारे बच्चे एक साथ बैठकर जो झगड़ा करें, जो लड़े, खेल खेल में झगड़ा होता रहता है, वो जो आनंद है, या सारे बच्चे मिलकर कोई आंखों पे वो बांध के कपड़ा और फिर एक दूसरे को पकड़ना, ठीक है, या कोई और खेल खेलना, इस तरह के जो खेल खेलने में जो आनंद है वो आज कमरे में बैठे मोबाइल चलाना, गेम्स खेलने में वो आनंद नहीं है। वो तो हम लोग धीरे धीरे उन बच्चों को खराब कर रहे हैं, मोबाइल से दूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम तो बुरा है। आज नहीं तो कल देखने को तो सबको मिलेगा। यही शुक्ल इस कविता के माध्यम से न जाने उन्होंने ये बात कह दी है कि जिन आधुनिकताओं के चक्कर में तुम पिस रहे हो, वो उन आधुनिकताओं में कितना ही तुम सोने का महल बना लो, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं है जो आपको गांव में एकदम मिट्टी में बैठकर थाली में अगर आपको रोटी और सब्जी, अगर छाछ दही वगैरह मिल जाए, तो उसमें जो आनंद है वो आपको सोने के महल में भी बाजोट पर बैठकर खाना खा लो, चाहे उसमें भी वो आनंद नहीं है, क्योंकि वहां रस नहीं है, वहां मूल रूप नहीं है। और सत्यता हमेशा मूल में होती है, मूल ही सत्य होता है, मूल ही सत्य होता है, और सत्य हमेशा सुंदर होता है। यही बात यहां कहने का प्रयास किया गया है। सभ्यता के आवरण और कविता, अब ये बात आएगी वही घूम फिर के वही शुक्ल वहीं पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। सभ्यता का आवरण, हम आवरण में ढके हुए हैं। सभ्यता की वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे सभ्यता की वृद्धि मतलब जैसे जैसे हम सभ्य होते गए, है ना, हमने घरों के बाहर नालियां बना ली, हमने स्नानागार बना लिए, हमने लेट बाथ बना लिए, है ना, हमने बोल दिया कि भाई किस प्रकार से जो गांवों में जो है एक संडास नहीं होते थे, घरों में बाहर दूर शौच वगैरह की व्यवस्था होती थी, वो हमें थोड़ा सा भद्दा लगता था, ठीक है, उसमें कुछ कमियां थी, कुछ है ना नहीं थी, लेकिन उनके पीछे उनके कुछ तर्क थे। वो तर्क भी अपने आप में सत्य थे कि जहां ईश्वर निवास करते हैं वहां पर जो है शौच आदि मलमूत्र आदि नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो हम अटैच लेट बात तक पहुंच गए, ठीक है, आपको उसमें अच्छा जरूर लग रहा है क्योंकि आप धीरे धीरे अपने कहां जा रहे हो, आप अपनी पृथक सत्ता का निर्माण करने जा रहे हो। पृथक सत्ता मतलब एक रूम में अपने आप को कैद करते जा रहे हो, आपको परहित से मतलब नहीं है, मुझे मेरा कमरा भला और मैं भला, अटैच लेट बात हो गया, खाना पीना वही हो गया, बस कमरे से बाहर निकलना नहीं। तो ये जो पृथक सत्ता का निर्माण है ये कितना घातक है, इस पर ही बात की जा रही है कि सभ्यता की वृत्ति के साथ साथ जो जो मनुष्य के व्यापार बहुरूपी, मनुष्य के व्यापार यानी मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं, मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं वो बहुरूपी, मनुष्य तरह तरह का रंग दिखा रहा है, तरह तरह के रूप दिखा रहा है, तो मनुष्य के क्रियाकलाप बहुरूपी और जटिल होते गए, त्यों त्यों उनके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होता चला गया। जैसे जैसे उसके क्रियाकलाप और व्यापार जो हैं वो लगातार बहुरूपी और जटिल होता गया, दिनों दिन वो अपने आप को सभ्यता की मतलब सभ्यता में जकड़ता चला गया, आधुनिकता के नाम पर अपने आप को जकड़ता चला गया, त्यों त्यों उनके उनका मूल रूप बहुत कुछ जो है प्रच्छन्न मतलब आच्छन्न होता गया, मतलब धुंधला हो गया या ढक गया, छिपता गया, आच्छन्न होता चला गया। भावों के आगे क्या कहते हैं कि भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त, भावों के आदिम यानी मौलिक रूप, भावों के आदिम और सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त लक्ष्यों की स्थापना होती चली गई। मतलब अब मनुष्य ने नए लक्ष्य निर्धारित कर लिए, बल्कि भावनाएं भी नई निर्मित कर ली। लक्ष्यों, सीधे लक्ष्यों के अतिरिक्त लक्ष्यों की स्थापनाएं होती चली गई। वासना जन्य मूल व्यापारों, वासना यानी आसक्ति जन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया। अब मनुष्य भावों को हृदय से नहीं बुद्धि से महसूस करने लगा। ठीक वैसे ही जैसे प्रयोगवादी कवि हैं, प्रयोगवादी भी कवि क्या कहता है कि प्रयोगवादी कवियों के पास हृदय नहीं है, बल्कि वो तो दिमाग से खुरच कर कविताओं को निकालते हैं। तो उसी प्रकार बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया।
इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया। धीरे 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 हृदय तत्व तो बहुत दूर रह गया। मनुष्य जो है वो सुख संपदा, है ना, आलीशान भवन, आलीशान गाड़ी, आलीशान जिंदगी, इस आलीशान शब्द के पीछे इतना उलझ गया कि वो अपना मूल रूप खोता चला गया। इस प्रकार बहुत से ऐसे व्यापारों से मनुष्य घिरता गया जिनके साथ उसके भावों का सीधा लगाव नहीं रहा। अब उसका अटैचमेंट खत्म हो गया। अब वो दोस्ती भी करता है, मित्रता भी करता है, तो वो सोचकर फायदा ढूंढ कर करता है कि इससे, इस मित्रता से मुझे कुछ फायदा है या नहीं है तो मैं मित्रता नहीं करूंगा, है ना। जैसे आदि में यानी प्रारंभ में, आदि यानी जैसे प्रारंभ में, स्टार्टिंग में भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति ही की रक्षा तक था। यानी स्टार्टिंग में जब मनुष्य जंगलों में रहता था, है ना, तो उस वक्त सबसे पहले उसको अपने भूख, अपने पेट की चिंता थी। जब उसका पेट भर गया तो फिर उसने देखा कि मैं थोड़ा सा अपने अंगों को जो है ढकना प्रारंभ करूं। जब अंग ढकने लग गए तो उसके बाद उसको जो है उसने देखा कि भाई मैं यहाँ रहता हूं तो इसके इतना इतना क्षेत्र है, इस पर ये मेरा क्षेत्र है, इस पर कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, है ना। तो उस समय और उससे थोड़ा बाद आ जाओ तो जब उसका परिवार बनने लग गया, तब मनुष्य सिर्फ एक ही चीज से डरता था और वो था या तो अपने शरीर या अपनी संतान वगैरह, अपने परिवार को लेकर वो डरता था कि भाई इस पर कोई कष्ट नहीं आए, बस उसके अलावा उसे और किसी चीज से डर नहीं लगता था। पर पीछे गाय बैल अन्न आदि की रक्षा आवश्यक हुई। फिर धीरे 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 उसने अपने खाने के लिए जो है जमीन जोतनी प्रारंभ की, फसल, अब उसको अपने खेत खलियान गाय भैंस उस पर भी एकाधिकार हो गया। अब उनका भय भी सताने लगा कि इसको कोई चुरा कर लेना जाए, है ना, आवश्यक हुई। यहां तक कि होते होते धन मान अधिकार प्रभुत्व, तो अब मनुष्य को अरे ये तो ना अपने रिस्पेक्ट की बात है, अपनी रिस्पेक्ट खराब नहीं होनी चाहिए, है ना, अपना स्टेटस डाउन नहीं होना चाहिए, इस तरह की धारणाएं आ गई। अब अपने को डर लगने लग गया कि हमारी कोई वैल्यू है, हमारा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। यानी अब हमारा भय का जो विषय है वो धीरे धीरे बदल गया। हमारे भय के विषय धीरे धीरे बदल गए। अनेक बातों की रक्षा की चिंता ने घर किया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। और अब हम अपने ईगो को बचाने के लिए, अपने स्टेटस को बचाने के लिए हम तरह तरह के उपाय करने लगे, है ना, वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्रोध है, घृणा है, लोभ है आदि अन्य भावों के विषय में भी अपने मूल रूप से भिन्न रूप धारण करने लगे, है ना। देखो यहां कितनी अच्छी बात कही है, यहां कितनी अच्छी बात कही है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि चिंता ने घर किया और रक्षा के उपाय भी वासनाजन्य प्रवृत्ति से भिन्न प्रकार के होने लगे। इसी प्रकार क्रोध घृणा लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूपों से भिन्न होने लगे। अब हमारे जो क्रोध है, हमें जो क्रोध का कारण था या घृणा का कारण था, वो भी अब अपने मूल रूप से भिन्न हो गया। पहले हमें कुछ गलत देखकर घृणा होती थी, अब हमें जिससे ईर्ष्या उसे देखकर भी घृणा होने लगी। पहले हमें किसी और कारण से किसी पर क्रोध आता था, अब हमारे क्रोध का कारण भी बदलता चला गया, मूल रूपों से भिन्न रूप धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे, और जैसे कीर्ति की लालसा, है ना, अब कीर्ति की लालसा, बस समाज में एक स्टेटस बनाने की जो लालसा कि मैं यश प्राप्त करूं, ये जो लालसा है ये तो एक तरह से एक अमूर्त लालसा है। ये मूर्त नहीं है, ये ऐसी कोई नहीं है कि मैं कोई ये चीज प्राप्त कर लूं, बस मुझे एक अपना स्टेटस बनाना है। अब ये स्टेटस क्या है, आज तक इसको क्या है, अच्छा घर बन गया वो स्टेटस हो गया, तो तुमसे बड़े भी अच्छा घर है। अच्छा क्या स्टेटस है, तुम अंबानी के बराबर तो पहुंच नहीं पहुंच सकते, तुम चाहे कितनी बड़ी तगड़ी शादी कर दो, करोड़ों रुपया लगा लो, तुम अंबानी के बराबर तो रुपया लगा नहीं सकते, तो फिर तुम किस लिए तुम इतना कर रहे हो। यही बात यहां एक तरह से कहनी जाए कि कीर्ति की लालसा में व्यक्ति अंधा हो चुका है, और ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है, अरूप राग, है ना, इनको बौद्ध दर्शन में अरूप राग नाम से जाना जाता है। इन ऐसी अरूप राग क्या है, अरूप राग, ऐसी चीजों के प्रति प्रेम जिनका कोई वास्तविक अर्थ ही नहीं है, जिनकी वास्तविकता ही नहीं है, जो क्षणभंगुर है, जिनका जीवन में कोई स्थान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक माया है, एक छलावा है, बस उन्हीं चीजों, यानी इन चीजों को बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहा गया है। भावों, आगे पढ़ते हैं। देखो बोध मत होना,
मैंने इस कविता क्या है निबंध को बहुत अच्छे से पढ़कर ये सोचा कि आपको इसको इतना सरल तरीके से कर दूं जिससे आपको पढ़ने में बड़ी आसानी, और जब आप एक बार मेरे साथ साथ पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने में बहुत स्पीड से पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी, मतलब लगातार जो हमारे भाव जो हैं वो भावों के जो विषय थे वो बदलने लगे। अब हमारे पहले तो जैसे खेत खलिहान देखकर, घर में खेलते हुए बच्चों को देखकर जो अच्छा लगता था, अब भाव भी जो हैं वो चकाचौंध में खो गए। भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित जो भी क्रियाकलाप हैं, धीरे धीरे जटिलता आने लगी। आप नहीं देखते हो क्या, सुबह उठते हैं तो जॉगिंग के लिए अलग ड्रेस होगी, है ना, उसके बाद आने के बाद हमें अभी लंच में ये चाहिए, डिनर में ये चाहिए, ब्रेकफास्ट में ये चाहिए, वो चाहिए। हम धीरे धीरे अपने आप को जटिल करने लग गए। 8:30 बजे मुझे ये चाहिए, 11:30 बजे मुझे ये खाना, ये दिया, ये जटिलताएं हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। भावों के विषय और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना है। यानी आप कितना भी आवरण चढ़ा लो, लेकिन आपके मूल में जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। आपने आवरण पे आवरण दे दिया, मगर मूल अभी भी जिंदा है, भीतर भीतर बना है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए, मान लो किसी भाइयों में झगड़ा हो जाता है, कोई भाई है वो अपने एक भाई को संपत्ति से वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से एक नया दस्तावेज तैयार करता है। इसकी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। जब उस दूसरे भाई को पता चलता है कि मेरे साथ तो भाई ने धोखा कर दिया, बड़ा गुस्सा आता है उसे, है ना। प्रत्यक्ष व्यवहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा। असल में तो उसके क्रोध का विषय क्या है, सीधा सीधा कि भाई नोटिस देखा या फिर कोई ऐसा कागज देखा या कोई डॉक्यूमेंट देखा जिससे उसको क्या है कि गुस्सा आया। लेकिन ये जो कागज का टुकड़ा है, ये जो दस्तावेज है, ये आपने इस चीज पे नोट नहीं किया। बोलो सर क्या नोट नहीं किया आपने, ये नोट प्रत्यक्ष रूप से या व्यवहारिक दृष्टि से तो आपको ऐसा लगेगा जैसे उसके क्रोध का कारण है वो कागज का टुकड़ा, वो दस्तावेज, लेकिन नहीं, असल में वो कारण नहीं है उसके क्रोध का। अप्रत्यक्ष रूप से क्या कारण है, अब बात को समझना, यहीं पर आपको पूरी स्टोरी कवर हो जाएगी। कैसे? आपको प्रत्यक्ष रूप से तो उस भाई के क्रोध होने का कारण क्या है, वो कागज का टुकड़ा, लेकिन वो तो सिर्फ आवरण मात्र है। उस कागज के टुकड़े में जो लिखा हुआ है उसके गूढ़ में, उसकी गहराई में कुछ और छिपा हुआ है। असल में क्रोध का कारण वो है। तो इसका मतलब यह है भले ही हमारे व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यवहारों से भीतर भीतर बना रहता है और बना रहेगा। जो क्रोध का कारण है वो तो कुछ और ही है, आवरण में कुछ और दिखाई दे रहा है असल में। तो यहां देखिए, प्रत्यक्ष व्यवहारिक दृष्टि से तो उसके क्रोध का विषय है वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे और उसकी संतति को अन्न वस्त्र न मिलेगा। यहां पे कुछ व्यंग्यार्थ हो गया, व्यंजना सब शक्ति की तरह आ गई। उस कागज के टुकड़े को देखकर उसे क्रोध आया, तो उसने क्रोध में, उस क्रोध के पीछे क्या विषय है, वो कागज के टुकड़े से क्रोध नहीं, उसको ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे से मकान छीन लेगा, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, रहने के लिए स्थान नहीं होगा, मेरे बच्चों को अन्न वस्त्र नहीं मिलेगा, मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मैं दरिद्र हो जाऊंगा, मैं फिर क्या करूंगा, मैं कहां जाऊंगा, अपने बच्चे और अपने औरत को लेकर कहां घूमता फिरूंगा। ये दर्द है। असल में उसके क्रोध का कारण यह है कि मैं अपने बच्चे और परिवार के लिए कुछ कर नहीं सकता। उसके क्रोध का प्रकृत विषय, प्रकृत मतलब आदि विषय, उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न ही उस पर लिखे हुए काले काले, मतलब देखो आप यहां पे क्या है कि हाँ, आदि का मतलब तो मौलिक, उसके क्रोध का, यहां पे इस प्रकृति से मैं अर्थ लेता हूं मौलिक, कि उसके क्रोध का मौलिक विषय यानी मूल विषय न तो वह कागज का टुकड़ा है और न ही उस पर लिखे हुए काले काले अक्षर। ध्यान से समझना, न तो उस पर लिखे काले काले अक्षर, ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। बहुत बढ़िया बात है ना, समझ आई कुछ? ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं, ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं, सिर्फ आपको ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसके मूल में कुछ और है। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। अतः उसके क्रोध में और उस कुत्ते के क्रोध में जिसके सामने का भोजन कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। उसको भी वही क्रोध आ रहा है कि भाई मेरे हक का कुछ कोई और लेके जा रहा है। कुत्ते को भी यही नजर आ रहा है कि मेरे हक का कोई और लेके जा रहा है।
भेद है केवल विषय के थोड़ा रूप बदल कर आ जाने से। अब हम सभ्य हो चुके, अब हमारा जो क्रोध है वो अब कुत्ते की तरह नहीं बल्कि अब थोड़ा सभ्य तरीके से आता है। अब कुत्ते हैं, उसका कोई टुकड़ा छीन कर लेके जा रहा है, वो उससे छीना झपटी करेगा, लड़ाई करेगा, काटेगा, एक दूसरे को काटेंगे। लेकिन अब तो जो है वो क्रोध, वो गुस्सा अब रूप बदल कर आ गया, वो अब कोर्ट कचहरी के रूप में आपके सामने आ गया है। तो केवल विषय के थोड़ा रूप बदल कर आने का, इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। बस अब हम जो है एकदम awkward तरीके से नहीं लड़ेंगे। अब हम झगड़ा जो है एकदम रफ एंड टफ झगड़ा नहीं करेंगे। अब हम लाठियों वाला झगड़ा नहीं करेंगे। अब हम सभ्य हो चुके हैं। अब हम कोर्ट कचहरी से लड़ेंगे। अब हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे। हम सीधी शारीरिक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम वाक युद्ध लड़ेंगे। तो यह है सभ्यता। इस रूप बदलने से होता यह है कि क्रोध आदि को भी अपना रूप कुछ बदलना पड़ता है। वह भी कुछ सभ्यता के साथ साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आ जाता है ना। और जिससे मारपीट, छीना खसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण हो जाता है। यानी धीरे धीरे क्रोध ने भी अपना रूप बदला और वो भी अब जो है कागज के रूप में कोर्ट कचहरी सूट बूट पहनकर हमारे सामने आता है, जिससे लूट खसोट, छीना झपटी, झगड़ा, लाता कुटा मारा, है ना, ये सारा कुछ बंद हो जाता है। नेक्स्ट, लेकिन यह प्रचंड रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। यानी छिपा हुआ रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी त्यों-त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा और मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। या अब यहां क्या कहा जा रहा है? यह कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से उस कागज के टुकड़े के नीचे असल दर्द क्या छिपा हुआ था एक भाई का, कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा, मैं दरिद्र हो जाऊंगा, इसलिए वो दुखी हो रहा था, क्रोधित हो रहा था या क्रुद्ध हो रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये प्रसन्न रूप बड़ा मर्म, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रूप मर्मस्पर्शी नहीं है। यानी हम इससे हमारे मन में भाव जागृत नहीं होते। यानी कहना मतलब ये जो बाहरी आवरण आपको दिखाई दे रहा है, इस बाहरी आवरण को देखकर आपके हृदय से अच्छी कविताएं नहीं निकल सकती। आप उनसे जुड़ाव नहीं कर सकते। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, सर अब की बार छुट्टियों में हिमाचल घूमने जाएंगे, जम्मू कश्मीर घूमने जाएंगे, ठीक है, हम केरल जाएंगे, असम जाएंगे। क्यों जाते हो? वहां जाकर देखते हो बढ़िया आनंद, वातावरण बड़े शानदार वातावरण, उससे आपका जुड़ाव हो जाता है। लेकिन वहीं आप अगर मान लो दिल्ली गए, जैसे चारों तरफ वहां धुआं ही धुआं, ट्रैफिक वगैरह, क्या आपका उस प्रकृति, उस वातावरण से जुड़ाव होता है? नहीं हो पाता है। आपका उससे जुड़ाव नहीं हो पाता है। तो ये जो आवरण है ये मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से प्रसन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे लोग आवरण पे आवरण डालते जाएंगे, वैसे वैसे कवियों के लिए काम बढ़ता जाएगा। अब बेचारे कवि को कविता लिखनी है तो उसे न जाने कितने आवरण हटाने होंगे, तब जाकर उसका मूल रूप निकलेगा, फिर वो कविता सृजन करेगा। तो कवियों के लिए तो ये काम बड़ा मुश्किल हो रहा है। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों, मतलब जो मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों का मतलब बहुत से आवरण को हटाना पड़ेगा, तब जाकर वो हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध स्थापित कर पाएगा। इससे यह स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों-त्यों एक और तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। भाई कविता की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि लगातार जब आवरण पे आवरण, दिखावे पे दिखावा, सिर्फ पब्लिसिटी, है ना, शो ऑफ करना, इससे आदमी इतना बोरिंग हो जाएगा कि उसे कविता ही होगी जो मतलब कुछ कविता ही होगी जो आनंद प्रदान कर सकेगी। अब कविता तो हमारे लिए जरूरी हो जाएगी, लेकिन कविता की आवश्यकता तो बढ़ती जाएगी, लेकिन कवि के लिए मनुष्य की हृदय की मूल वृत्तियों तक पहुंचने के लिए उसे कितने आवरण हटाने होंगे, इसके लिए उसका कर्म जरूर बढ़ जाएगा, उसका काम बढ़ जाएगा। दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। धीरे धीरे कविता की आवश्यकता बढ़ेगी, लेकिन कवि का काम कठिन होता जाएगा, क्योंकि अगर वो आवरण को नहीं हटा पाया तो वो वैसी कविता नहीं लिख पाएगा जो हृदय तक पहुंचे। वो भी सिर्फ दिमाग से खुरचने वाली कविताएं लिखकर छोड़ देगा, है ना। ऊपर जिस
क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है वह यदि क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई तुम यह सब इसीलिए न कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं एक झोंपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के तो दोपहर में विदुषाले ओढ़े, है ना, दोपहर में विदुषाले उड़कर निकले और मेरे बच्चे तो रात को भी ठंड में कांपते रहे। यह हुआ प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण, यह हुआ मूल रूप का प्रत्यक्षीकरण। अब वो बच्चा वो जो भाई है वो मूल रूप पर पहुंचा कि भाई तेरा इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तू क्या चाहता है, मैं तकलीफों में रहूं तो उससे खुश तो रह जाएगा। इससे क्या होगा, जब मूल रूप तक एक भाई पहुंचेगा तो दूसरे भाई के मूल रूप यानी दया धर्म का मूल है ना, तो उसके अंदर से जो दया जो छिपी हुई अचेतन मन में जो दया की भावना छिपी हुई उसे वो बाहर उजागर कर पाएगा। और ये कब कर पाएगा, जब वो उसके मूल रूप तक पहुंचेगा। तो यह हुआ प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण, यानी उस मूल रूप का प्रत्यक्षीकरण। इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है। देखो ये बात वही आ गई है, इसमें सभ्यता के बहुत से आवरणों को हटाकर वे मूल गोचर रूप सामने रखे गए हैं जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और जो इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। अब मूल रूप तक अगर आप पहुंच गए तो निश्चित रूप से भावों को उत्तेजित बहुत तीव्र गति से किया जा सकता है। कोई बात जब इस रूप में आएगी तभी उसे काव्य में उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। बिल्कुल उस कागज के टुकड़े को देखकर कवि क्या कविता लिखेगा, लेकिन जब एक भाई दूसरे भाई के आगे इस प्रकार से याचना करेगा कि तुम इसलिए मुझे मारना चाहते हो, तुम इसलिए मुझे तकलीफ देना चाहते हो, तब एक कवि जब सुनेगा या कोई भी व्यक्ति वहां पास में बैठा सुने तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाए कि वास्तव में देखो एक भाई दूसरे भाई के साथ क्या कर रहा है। हो सकता है दूसरे भाई के हृदय में भी जो है वो दया की भावना जागृत हो जाए, तब जाकर कवि एक अच्छी कविता का निर्माण कर पाएगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया, इस वाक्य में रसात्मकता नहीं है कि भाई तूने देखा ना, तूने मुझे है ना मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बना लिया है, ये सही बात है क्या? इसमें रस नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। अब आनंद का मतलब आप ये मत लो कि सर इसमें आनंद थोड़ी हो, करुण रस भी एक आनंद है। हम आनंद पढ़ते हैं यानी रस यानी आनंद, और रस में एक रस है करुण रस, वहां पर भी तो करुण है ना, करुणा का भाव जागृत होना, वो भी एक आनंद होता है। ठीक है, तो तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया, इसमें आनंद नहीं है, बशर्ते आनंद उसमें कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे बच्चे तो जो है अच्छे स्कूलों में पढ़े, मेरे बच्चे सरकारी स्कूलों में जाएं, है ना, वहां पर उसे प्रॉपर पढ़ाई मिले या ना मिले, उन्हें यूनिफॉर्म मिले या ना मिले, उनके टिफिन में हम कुछ डाल सके या नहीं डाल सके, वो दिन भर मतलब रात दिन ठोकरें खाते रहें, वो घर आकर कोई काम धंधा करे, लेकिन तुम्हारे बच्चे तो ऐसे, इस तरह की जो बातें की जाएगी तो उसमें रस, उसमें एक आनंद है, और उस आनंद के कारण ही, उस मूल रूप प्रकृत रूप के कारण ही कविता सृजन होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखकर किसी ध्वनिकार ने कहा है कि नहीं कवे रीति व्रत मात्र निर्वाण हेतात्मक पद लाभ है ना, केवल और केवल नहीं कवे रीति व्रत मात्र निर्वाण। देखो पढ़ने का प्रयास, हालांकि इनकी हिंदी अनुवाद नहीं मिलता है, लेकिन इसको पढ़ने का प्रयास करोगे, इतना पढ़ने के बाद, नहीं कवे रीति व्रत मात्र निर्वाह ऋणात्मक, केवल और केवल पद लाभ के निर्वाह के लिए ही कविता सृजन नहीं किया जा सकता है कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा है ना वाहवाही मिल जाएगी इसलिए मैं कविता सृजन कर रहा हूं। नहीं, कविता का उद्देश्य होता है कि हम उन भावों को दूसरे जो सहृदयी व्यक्ति हैं उनके हृदय तक उन भावों को पहुंचा सके, तब कविता का वास्तविक लाभ प्राप्त होता है ना। देश की वर्तमान दशा के वर्णन में यदि हम केवल इस प्रकार के वाक्य कहते जाएं कि हम मूर्ख, बलहीन, आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपये का 1.5 पाव भी घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है, तो ये चीजें छंदोबद्ध होकर भी काव्य पद की अधिकारी नहीं होंगे। मतलब केवल और केवल ये बातें करना कि है ना हमारा देश ऐसे हो गया है, सारा रुपया विदेश चला जाता है ना, नेताओं के जो है अकाउंट भर गए, इसमें कोई रस नहीं है, इसमें कोई भाव नहीं है, ये एक तरह से विचार हैं बस रख दिए, एक तरह से ईर्ष्या भाव भी हो सकते हैं। सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर, सारांश क्या निकल के आया कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों
के मूल और आदिम रूपों तक, भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा जो मूर्त और गोचर होंगे, है ना। आप जब तक अमूर्त विचारों को ढोते रहोगे तब तक कविता सृजन नहीं होगा। अमूर्त विचारों को मत ढोते रहिए। ये इसीलिए कह रहा है कि सारांश यह है कि काव्य के लिए अनेक स्थलों पर, अगर आप काव्य सृजन करना चाहते हो तो अनेक स्थलों पर भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक हमें पहुंचना होगा। आवरण हटाकर मूल रूप तक पहुंचना होगा जो मूर्त और गोचर होंगे। जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा नहीं हो सकेगा, मतलब कविता नहीं बन सकेगी। तब तक कविता आप नहीं बना सकते। अब आगे क्या कहता है कि भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। बहुत बड़ी बात है। अभी थोड़ी देर पहले इसी तरह की बात आई थी कि बाहरी आवरण जो है उसके भीतर भी मूल रूप है और मूल रूप हमेशा बना रहता है। चाहे तुम कितने ही आवरण दे लो, मूल रूप कभी नष्ट नहीं होता। तो भावों के अमूर्त विषयों की तह में भी मूर्त और गोचर रूप छिपे मिलेंगे। जैसे जैसे यश की लिप्सा में कुछ दूर भीतर चलकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी जो अपनी तारीफ कान में पड़ने से हुआ करता है। मतलब जो यशोलिप्सा रखते हैं, जिनके यश प्राप्त करने की इच्छा होती है, उस इच्छा में कुछ दूर थोड़ा आप और गहराई में जाकर उस आनंद के उपभोग की प्रवृत्ति छिपी हुई पाई जाएगी जो अपनी तारीफ कान में पड़ने से। जैसे व्यक्ति जब आप यश की लिप्सा क्या होती है? यश की लिप्सा वही होती है। यश की लिप्सा के भीतर क्या छिपा हुआ है? तारीफ। आदमी यश क्यों प्राप्त करना चाहता है? किस लिए प्राप्त करना चाहता है? भाई मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मैं यश प्राप्त करना चाहता हूं। किस लिए? सिर्फ तारीफ के लिए। उसके मूल में क्या छिपी हुई है? तारीफ। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता कि हाँ बस मैं अर्थ समझ गया ना। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। बिंब ग्रहण क्या? बिंब ग्रहण का मतलब उसके चित्र आपके सामने उभरने चाहिए। जैसे दूर से तेज साइकिल चलाता हुआ खरगोश की दूर कहीं से शरद ऋतु रूपी बालक साइकिल तेज चलाता हुआ पुलों को पार करते हुए साइकिल की घंटी बजाते हुए आ रहा है। वो आलोक धनवा की एक कविता है, उसमें बिंब है, जिसमें कहा कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो जैसे ही उसने बोला खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, आपके दिमाग में खरगोश की आंखों का चित्र उभरने लग गया। जैसे ही उसने कहा कि दूर से कहीं साइकिल की घंटी बजाते हुए, तुरंत आपके दिमाग में ऐसे चित्र उभर गया कि घंटी कैसे बजी होगी, आवाज आई होगी, है ना। पुलों को पार करते हुए तो पुल का चित्र आंखों में उभर आया होगा। तो कविताएं चित्रात्मक होनी चाहिए, बिंबात्मक होनी चाहिए। तो केवल अर्थ ग्रहण मात्र से कपार नहीं पड़ती, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। और यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान रखना कि बिंब ग्रहण हमेशा मूर्त विषयों का ही होता है, मूर्त और गोचर विषयों का ही होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बिंब हमेशा मूर्त और गोचर विषयों का ही हो सकता है। रुपए का 1.5 पाव घी मिलता है, इस कथन से कल्पना में यदि कोई बिंब या मूर्ति उपस्थित होगी तो वैसे तराजू लिए हुए बनिएगी। जैसे हम बोलेंगे कि रुपए में 1.5 पाव घी मिलता है, तो वो तराजू, वो या घी का डिब्बा, या फिर बनिया तोलते हुए, इस प्रकार का। अब ठीक है, शुक्ल उस समय ये निबंध लिखा था, उस समय की पृष्ठभूमि अलग थी। आज हम लोग इस वाक्य को सुनेंगे तो हमारे सामने कोई चित्र अलग उभरेगा, लेकिन चित्र जरूर उभरेगा, ये क्लियर है। और देखो ये चित्र क्यों नहीं उभरते हमारी आंखों में? क्योंकि हम लोग मूल से हट चुके हैं। हम लोग कभी बनिया से घी लेने गए ही नहीं होंगे शायद, है ना। मैं अपनी या आपकी नहीं बता रहा, लेकिन आजकल के बच्चों को कभी आपने भेजा है बनियों से घी लेने के लिए? पहली बात तो आजकल पैकेट सिस्टम है सारा, है ना। तो अब चित्र जो उभरेंगे वो अलग तरीके से उभरेगा। अब चित्र उभरेगा मॉल में जाकर वो ट्रॉली लिए हुए घी का डिब्बा डालकर लेके आ रहा है, इस तरह का चित्र उभरेगा। लेकिन चित्र तो जरूर उभरेगा जिससे हमारे करुणा भाव का कोई लगाव नहीं होगा। उससे हमें किस प्रकार का करुण भाव जागृत होगा? बिल्कुल जागृत नहीं होगा। बहुत कम लोगों को घी खाने को मिलता है, अधिकतर लोग रूखी सूखी खाकर रहते हैं। इस तथ्य तक हम अर्थ ग्रहण परंपरा द्वारा इस चक्कर के साथ पहुंचते हैं कि 1 रुपए का बहुत कम घी मिलता है, इससे रुपए वाले ही घी खा सकते हैं, पर रुपए वाले बहुत कम हैं, इससे अधिकांश जनता घी नहीं खा सकती और रूखी सूखी खाकर रहती है। बिल्कुल। अब देखो
जब बात बोली कि भाई आजकल तो 1 रुपए में इतना सा घी मिलता है या 100 रुपए में इतना घी मिलता है बस, तो इसमें कोई भाव नहीं है। लेकिन जब इस तरह के वाक्य कि आजकल घी कहाँ मिलता है, गरीब बेचारों को तो दिन भर रूखी सूखी रोटी में नसीब नहीं होती, उनके लिए घी तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने तो कभी शादी ब्याह में भी घी नहीं देखा, इस तरह की जब बातें की जाएगी तब भाव जो निकलते हैं, तब हम मूल रूप तक पहुंचते हैं कि पैसे वाले तो कम हैं और जो गरीब लोग वो ज्यादा हैं, इसका मतलब बहुत 70% हिस्से को तो शायद घी खाने को ही नहीं मिलता होगा। तब जाकर हम मूल रूप पर पहुंचते हैं और वहां पर से कविताएं निकलनी शुरू होती है ना। तो आगे अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो किताबों का आपको सबको पता है, ये सेकंड ईयर की किताब देखो प्रिंट के लिए गई भी है, जैसे ही आ जाती है आप लोगों तक जरूर पहुंच जाएगी। चलिए अगला एक और पढ़ लेते हैं अपन, कविता और सृष्टि प्रचार। बोर तो नहीं हो गए? क्लास वैसे आपकी हो गई 54 मिनट की, है ना, तो मुझे लग रहा है 1 घंटे क्लास हो गई, आज बोर हो गए होंगे आप। तो हम कविता और सृष्टि प्रचार जो है वो निश्चित रूप से कल वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं। तो आज पहली क्लास थी इसलिए थोड़ा कम में छोड़ रहे हैं, कल हम और आनंद के साथ करेंगे। मैंने अपने प्रयास से इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन करवाने का प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं जितना मैंने अभी पीछे 54 मिनट में बताया, 4 मिनट तो मैंने ले लिए, 50 मिनट में जितना बताया उतना आपको एकदम क्लियर हुआ होगा और अब शायद आपको लगा होगा कि हाँ इस सीरियल को कंटिन्यू देखना है जिससे हम और अच्छे से पढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।